बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेजरमेंट एरर्स पर। जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें कुछ एरर्स आ जाती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उन एरर्स को 3 तरीक़ों से क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन में हम उसको 2 टाइप्स में तकसीम करेंगे। इसमें एक है एब्सोल्यूट एरर और दूसरा है रिलेटिव एरर। एब्सोल्यूट एरर इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू एक्सेप्टेड वैल्यू। असल में एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो एक्यूरेसी का अपोजिट है। एक्यूरेसी में हम इस तरह उसको डिफाइन करते हैं कि एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू एक्सेप्टेड वैल्यू, और जो एरर है वो इसका डिफरेंस होगा, यानी मेजर्ड वैल्यू और ट्रू एक्सेप्टेड वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसको हम एब्सोल्यूट एरर कहलाएंगे। एब्सोल्यूट एरर ज़्यादा होगा तो एक्यूरेसी कम होगी, और एब्सोल्यूट एरर अगर कम होगा तो एक्यूरेसी उसकी ज़्यादा होगी। एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू xi माइनस xt। xi जो है ये मेजर्ड वैल्यू है और xt ट्रू एक्सेप्टेड वैल्यू है। और जब ट्रू एक्सेप्टेड वैल्यू मौजूद ना हो तो फिर ट्रू एक्सेप्टेड वैल्यू की जगह हम मीन भी ले सकते हैं। तो फिर एब्सोल्यूट एरर बराबर आ जाएगा मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन ऑफ द डेटा सेट। अब इस पर एक एग्जांपल है कि इन अ डिटर्मिनेशन ऑफ आयरन इन अ सैंपल द मेजर्ड वैल्यू इज 30.05 grams if the true accepted value is 32 grams. Find out the absolute error. तो फार्मूला आप लोगों के सामने है, उसको हम पुट करेंगे xi माइनस xt, और xi जो मेजर्ड वैल्यू है वो है 30.05 एंड ट्रू एक्सेप्टेड वैल्यू है 32। इससे हम ये माइनस करेंगे तो एरर आ जाएगा -1.95। एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव तब होगा जब मेजर्ड वैल्यू कम होगी एज कम्पेयर टू ट्रू एक्सेप्टेड वैल्यू, और जब ये मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा होगी फ्रॉम दी ट्रू एक्सेप्टेड वैल्यू तब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। सो एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब एक है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर असल में परसेंटेज है। जब हम एब्सोल्यूट एरर का परसेंट लेंगे तो इसको कहा जाएगा रिलेटिव एरर। उसका फार्मूला है एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, और अगर ट्रू वैल्यू ना हो तो फिर हम मीन लेंगे एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इस एग्जांपल में एरर जो है वो है -1.95 और ट्रू वैल्यू है 32। तो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट करेंगे 1.95 माइनस के साथ और 32 पर डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी -6.09%। तो ये रिलेटिव एरर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। सेकंड क्लासिफिकेशन में एरर जो है उसकी 3 टाइप्स है। पहला वन जो है वो है इनडिटरमिनेट एरर और रैंडम एरर। इसको इनडिटरमिनेट या रैंडम एरर कहा जाता है। सेकंड वन इज द डिटरमिनेट और सिस्टमैटिक एरर, और थर्ड वन जो है वो है ग्रास एरर। रिफ्लेक्टेड बाय प्रिसिशन ऑफ अ डेटा। इसका मतलब ये है कि जो रैंडम एरर होता है वो जो प्रिसिशन हम पहले इसको हमने डिफाइन किया है कि प्रिसिशन इज द क्लोजनेस बिटवीन द रिप्लिकेट वैल्यूज, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा। प्रिसिशन का ये उल्टा है। अगर रैंडम एरर ज़्यादा होगा तो प्रिसिशन कम होगा, और रैंडम एरर को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि रैंडम एरर वही होता है जो रेप्लिकेट वैल्यू के दरमियान डिफरेंस होता है। रेप्लिकेट वैल्यू एक दूसरे से जितनी दूर होंगे उसको हम कहेंगे कि इसमें रैंडम एरर ज़्यादा है। और सिमिलर डिटरमिनेट या सिस्टमेटिक एरर जो होते हैं वो एक्यूरेसी से हम इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, यानी एक्यूरेसी अगर ज़्यादा होगी तो सिस्टमेटिक एरर कम होगा, सिस्टमेटिक एरर ज़्यादा होगा तो एक्यूरेसी कम हो जाएगी।
अब इसमें एक एक को हम डिफाइन करेंगे। रैंडम एरर दीज आर द एरर्स सोर्सेज ऑफ विच आर अननोन एंड कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। किसी भी एनालिसिस में ऐसे एरर्स जिसकी सोर्सेज हमें मालूम ना हो, हमें पता ना हो कि ये एरर्स कहाँ से प्रोड्यूस होती है एनालिसिस में। अब जब उसकी सोर्स मालूम ना होगी तो फिर उसको डिटरमिन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे एरर्स को कहा जाता है रैंडम एरर्स, और इसको इनडिटरमिनेट एरर्स भी कहा जाता है। इनडिटरमिनेट मीन्स जो डिटरमिनेट जो इसको जिसको हम डिटरमिन नहीं कर सकती, तो ऐसे एरर्स को इनडिटरमिनेट एरर्स कहा जाता है। सच एरर्स आर डिफिकल्ट टू ओवरकम और मिनिमाइज। ऐसे जो एरर्स होते हैं जाहिर है कि जिसकी सोर्स आपको मालूम ना हो तो फिर उसको हम किस तरह मिनिमाइज करेंगे या ओवरकम करेंगे, इसको मुश्किल होता है। दिस एरर्स आर ट्रीटेड स्टैटिस्टिकली, इसको हम स्टैटिस्टिकली ट्रीट करेंगे। वो हम आगे लेक्चर्स में करेंगे कि किस तरह स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन से हम रैंडम एरर्स को कम कर सकते हैं या इसको ट्रीट करेंगे। रैंडम एरर्स काज स्कैटरिंग ऑफ डेटा। अब रैंडम एरर से डेटा की स्कैटरिंग हो जाती है, यानी उसमें प्रिसिशन कम हो जाता है। डेटा की जो रिप्लिकेट वैल्यूज है वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, इसको कहा जाता है स्कैटरिंग ऑफ डेटा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन एन एनालिस्ट रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एनालिस्ट हो और वो एक एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट करता हो अंडर सिमिलर कंडीशन, तो होना तो ये चाहिए था कि एक एक्सपेरिमेंट को जब एक ही एनालिस्ट अंडर सेम कंडीशन करेगा तो हर दफ़ा वैल्यू सेम आनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक दफ़ा वो वॉल्यूम मेजर करता है तो लेट सपोज 30 ml आ जाता है, दूसरी दफ़ा मेजर करेगा तो जाहिर है 30 ml आना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं होता। वो 31 आ जाएगा, फिर तीसरी दफ़ा करेगा तो 29 आ जाएगा, चौथी दफ़ा करेगा तो उसके करीब कोई और वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी जो रेप्लिकेट वैल्यू है वो सिमिलर क्यों नहीं आती? वो ड्यू टू रैंडम एरर्स, क्योंकि हर एनालिसिस में रैंडम एरर्स होती है और ये लाजिमन होती है, उसकी वजह से रेप्लिकेट वैल्यू एक दूसरे से डिफरेंट होती है। सो सच डिफरेंस बिटवीन रेप्लिकेट वैल्यूज आर ड्यू टू रैंडम एरर्स इन एनालिसिस। अब जो रेप्लिकेट वैल्यूज में जो डिफरेंस आ जाते हैं उसको वो जो है वो रेप्लिकेट रैंडम एरर्स की वजह से होती है। सेकंड वन इज दी सिस्टमेटिक और डिटर्मिनेट एरर्स। तो ये इसकी अपोजिट है रैंडम की। दीज आर द एरर सोर्सेज ऑफ विच कैन बी फाउंड। उसके सोर्सेज मालूम नहीं हो सकते और इसके सोर्सेज को हम मालूम कर सकते हैं। एंड मिनिमाइज्ड, और जब सोर्स मालूम हो जाएगा तो फिर ऐसे एरर्स को आसानी से हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं। दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 4 काइंड्स। इसके मजीद 4 किस्में हैं। अब 4 किस्में इसलिए है क्योंकि इसके सोर्स मालूम है। सो अगर सिस्टमेटिक एरर की सोर्स इंस्ट्रूमेंट हो तो फिर इसको कहा जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। एरर्स विच आर काज्ड बाय सम फॉल्ट इन द इंस्ट्रूमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई गलती हो, कोई मसला हो, उसके वजह से जो एरर आ जाएगा इन द एनालिसिस में, ऐसे एरर को कहा जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है उसमें जितनी भी इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं उन सब में कोई ना कोई एरर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम पेपेट इस्तेमाल करते हैं, बेवरेट इस्तेमाल करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इनमें गलती होगी इन ग्लासवेयर्स में तो इसकी वजह से एनालिसिस में एरर आ जाती है और उस एरर्स को हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इसकी गलती क्या हो सकती है? इन तीनों को हम वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर इसकी वॉल्यूम डिफरेंट हो फ्रॉम दियर ग्रेजुएशन, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेपेट है उसके ऊपर लिखा होता है 10 ml, कि जब इसको हम एक पेपेट को लेंगे तो 10 ml वॉल्यूम उसमें आ जाएगा, तो ये तो इसके ऊपर लिखा होता है। असल में उसमें अगर 10 ml नहीं आता हो, फॉर एग्जाम्पल उसमें 9 ml आता हो या 11 ml आता हो, तो ये जो 1 ml का एरर है ये एनालिसिस में आ जाएगा। हम लेंगे 10 ml और एक्चुअली वॉल्यूम कोई और आ जाएगा, या 9 ml आ जाएगा या 11 ml आ जाएगा, तो 1 ml का ये एरर आ जाएगा और इसको हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब ऐसे एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर हमें पता चले कि किसी ग्लासवेयर में ये एरर मौजूद है तो उसको फिर हम रिमूव करेंगे बाय कैलिब्रेशन। उस इंस्ट्रूमेंट को, उस बेवरेट या पेपेट को दोबारा कैलिब्रेट किया जाता है। सेकंड जो इसकी एग्जांपल है वो है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल pH मीटर या कंडक्टोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो वो भी इंस्ट्रूमेंटल एरर काज करते हैं।
उसकी एरर्स किस वजह से होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक है तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन से भी उसमें एरर आ जाता है। अगर बिजली कम या ज़्यादा होती हो तो फिर जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी रीडिंग में चेंज आ जाएगी और वो एरर काज करेगी। इसको हम ठीक कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टेबलाइजर। अगर कोई स्टेबलाइजर हम यूज़ कर ले तो फ्लक्चुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो सेकंड जो इसकी रीज़न है कि क्यों इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एरर शो करती है, तो वो है नॉट आर इनकरेक्ट कैलिब्रेशन। या तो इसको हम कैलिब्रेट नहीं करते या अगर करते हैं तो इनकरेक्ट करते हैं। सो इनकरेक्ट कैलिब्रेशन से भी वो हमें एरोनियस रिजल्ट शो करेगी। थर्ड वन इज द टेम्परेचर डिपेंडेंसी। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है और वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो टेम्परेचर में अगर फ्लक्चुएशन आ जाए तो उसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग पर फ़र्क पड़ेगा और उस वजह से उसमें एरर आ जाएगा। तो इसको हम किस तरह कंट्रोल करेंगे? इसको हम कंट्रोल करेंगे कोई टेम्परेचर कांस्टेंट इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे, फॉर एग्जांपल थर्मोस्टेट वगैरह। तो उससे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगी तो फिर वो जो चेंजेस है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये दो किस्म हो गई। तीसरी जो इसकी किस्म है जो डिटर्मिनेट एरर्स है वो है मेथोडिक एरर। मेथोडिक एरर में एरर्स जो काज होती है वो ड्यू टू मेथड्स आ जाती है और ये भी सिस्टमेटिक है। फॉर एग्जांपल कोई तरीका हम इस्तेमाल करते हैं और उसमें कुछ खामियां हो उस तरीके में, उस मेथड में, तो मेथड की वजह से एरर काज होगी और उस एरर्स को हम कहेंगे मेथोडिक एरर्स। अब ये मेथोडिक एरर क्यों काज होती है? तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसमें हो स्लोनेस ऑफ सम रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन स्लो हो, ज़्यादा टाइम में वो कंप्लीट होता हो, तो टाइम से पहले अगर हम रीडिंग लेंगे तो जाहिर है उसमें एरर आ जाएगा। इनकम्प्लीटनेस ऑफ रिएक्शन, या अगर जिस रिएक्शन पर कोई मेथड बेस है वो रिएक्शन इनकम्प्लीट हो, यानी वो कंप्लीशन की तरफ नहीं जाती, अप टू सम एक्सटेंट वो कंप्लीट हो जाती है, तो जब वो कंप्लीट नहीं होगी तो उस रिएक्शन के बेस पर हम एनालिसिस करेंगे तो उसकी वजह से उसमें एरर आ जाता है। साइड रिएक्शन भी उसमें हो सकती है। अगर साइड रिएक्शन हो तो उसकी वजह से भी एरर काज होती है। इनस्टेबिलिटी ऑफ द रीजन, जिसमें हम जो रीजन इस्तेमाल करते हैं अगर वो इनस्टेबल हो तो इनस्टेबिलिटी की वजह से भी उसमें एरर आ सकती है। लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, जिसमें हम जो रीजन इस्तेमाल करते हैं, जो मेथड इस्तेमाल करते हैं, अगर उसकी स्पेसिफिसिटी कम है या नहीं है तो फिर उसकी वजह से भी एरर काज हो सकती है। अब जो मेथोडिक एरर है उसके सम एग्जांपल्स, इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जब हम एक्सिस वॉल्यूम ऑफ द टाइट्रेंट ऐड करते हैं कि इंडिकेटर कलर चेंज कर ले, तो ये हमारी मजबूरी होती है। इन जितनी भी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है उसमें एंड पॉइंट या कंप्लीशन पॉइंट ऑफ द रिएक्शन को हम इंडिकेटर के जरिए मालूम करते हैं और वो इंडिकेटर कलर चेंज करता है। सो एट द इक्विवेलेंस पॉइंट हम एक्सेस ऑफ वॉल्यूम ऑफ द टाइट्रेंट ऐड करते हैं। अब ये जो एक्सेस वॉल्यूम ऑफ द टाइट्रेंट है ये असल में एरर है, लेकिन इसके बगैर हम एंड पॉइंट डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसको हम लाजिमन ऐड करना होगा। तो इसलिए ये जो है ये एरर हो जाएगा मेथोडिक एरर। दिस वॉल्यूम काज मेथोडिक एरर। क्योंकि ये क्यों मेथोडिक एरर है? क्योंकि सिर्फ ये वॉल्यूमेट्रिक मेथड ऑफ एनालिसिस जो है उसमें ये होता है। जितने भी वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स है, टाइट्रेशन वाले मेथड्स है, उसमें हमारी मजबूरी होती है कि हम एक्स अमाउंट ऑफ द टाइट्रेंट को ऐड कर ले ताकि इंडिकेटर कलर चेंज शो करे। तो ये जो एक्स अमाउंट हम ऐड करेंगे ये एरर काज करती है और ऐसे एरर को हम कहेंगे मेथोडिक एरर। इन डिटर्मिनेशन ऑफ द मैग्नीशियम विद EDTA, कैल्शियम में आल्सो इंटरफेयर काजिंग मेथोडिक एरर। अगर किसी सैंपल में मैग्नीशियम है और उसको हम EDTA से मालूम करते हैं इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड या टेट्राएसिटेट, इससे हम जब मैग्नीशियम मालूम करेंगे तो सोल्यूशन में अगर कैल्शियम हो तो वो इंटरफेयर करेगा, तो ये मेथोडिक एरर बन जाएगी। अब जो मेथोडिक एरर है इसको मुश्किल से कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसका तरीका क्या होता है कि हम मेथड चेंज कर लें। जिस मेथड में एरर हो, तो फॉर एग्जांपल अगर मैग्नीशियम ये तरीका, इसमें अगर एरर आ जाता है तो फिर मैग्नीशियम डिटेक्शन के लिए, उसकी डिटर्मिनेशन के लिए कोई दूसरा तरीका हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये दो टाइप्स हो गई, एक सिस्टमेटिक एरर्स की दो टाइप्स, एक इंस्ट्रूमेंटल एरर्स
एक है मेथोडिक एरर्स। जो तीसरा टाइप है ऑफ दी सिस्टमेटिक एरर वो है ऑपरेशनल एरर्स। तो ऑपरेशनल एरर्स आर ड्यू टू दी इनएक्सपीरियंस्ड आर वीक ऑपरेशन ऑफ द एनालिस्ट। जो बंदा एक्सपेरिमेंट करता है तो वो मुख्तलिफ ऑपरेशन करता है, अगर उस ऑपरेशन में वो गलती करता है तो वो भी रिजल्ट में एरर प्रोड्यूस करेगी। तो ऐसे एरर को हम कहेंगे ऑपरेशनल एरर्स। अब जो एनालिस्ट है वो क्या काम करता है, वो ट्रांसफ़र ऑफ सोल्यूशन करता है। फॉर एग्जांपल एक सोल्यूशन को एक बीकर से दूसरी बीकर में या एक बीकर से किसी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में वो ट्रांसफ़र करता है। तो अगर ट्रांसफ़र के दौरान वो गलती करता है, उससे कोई सोल्यूशन का कुछ अमाउंट वो गिर जाता है तो उससे एरर काज हो जाएगी। टेकिंग ऑफ वॉल्यूम जब वो लेता है पिपेट से या किसी बीकर में या ग्रेजुएट सिलेंडर को इस्तेमाल करते हुए, तो वॉल्यूम टेकिंग के दौरान भी वो गलती कर सकता है। रीडिंग ऑफ द ग्रेजुएटेड ग्लासवेयर एंड इंस्ट्रूमेंट, जो ग्रेजुएटेड ग्लासवेयर है उसकी रीडिंग लेने में भी वो गलती कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उसको सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा तो वो एक वॉल्यूम की जगह गलत वॉल्यूम ले सकता है। फिल्ट्रेशन एक टेक्निक है, एक ऑपरेशन है, इसमें भी उससे गलती हो सकती है। इस तरह हीटिंग एंड इग्निशन ऑफ द प्रेसिपिटेट, जब इसको प्रेसिपिटेट को गर्म या उसको इग्निट किया जाता है, या जब वो वेट लेता है बैलेंस से, या रिंस करता है, क्लीन करता है ग्लासवेयर को, यूजिंग ऑफ ग्लासवेयर इन इंस्ट्रूमेंट, या जब ग्लासवेयर और इंस्ट्रूमेंट वो इस्तेमाल करता है तो गलत इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करता है या किसी एक ग्लासवेयर की जगह दूसरी ग्लासवेयर इस्तेमाल करता है, तो ये सारे ऑपरेशन है। इसमें जब वो गलती करेगा तो उसकी वजह से ऑपरेशन एरर्स काज हो जाएगी। अब ऐसे एरर्स को किस तरह मिनिमाइज़ किया जा सकता है, इन एरर्स को वो प्रैक्टिस से मिनिमाइज़ कर सकता है। जितना बंदा प्रैक्टिस करेगा उतनी वो उसकी स्किल इम्प्रूव होगी, तो फिर इन टेक्निक्स में, इन ऑपरेशन में वो गलती कम करेगा। लास्ट वन जो है वो पर्सनल एरर्स है। अब ऑपरेशनल एरर्स भी एनालिस्ट की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, पर्सनल एरर्स भी प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द एनालिस्ट, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि ऑपरेशनल एरर्स उसकी इनएक्सपीरियंस और बेएहतियाती की वजह से प्रोड्यूस हो जाता है, और पर्सनल एरर्स वो इंटेंशनली प्रोड्यूस करता है। तो पर्सनल एरर्स क्या है, पर्सनल एरर्स में उसकी या तो कोई इनेबिलिटी होती है एनालिस्ट के। फॉर एग्जांपल अगर वो कलर ब्लाइंड है तो वो कलर डिफरेंस आसानी से नहीं कर सकेगा जब इंडिकेटर कलर चेंज करेगा, तो इसमें फिर वो एरर काज हो जाएगी। या अगर वो प्रेजुडिस करेगा, प्रेजुडिस का मतलब है कि अंदाज़ा लगाना, पहले से कोई वैल्यू सेट करना। फॉर एग्जांपल अगर उसको पता हो कि इसकी ट्रू एक्सेप्टेड वैल्यू ये है तो फिर वो प्रेजुडिस करता है। एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंट नहीं करता, लेकिन अंदाज़ा लगाकर वो कहता है कि इसकी वैल्यू ये आएगी, तो इसको प्रेजुडिस कहा जाता है। तो ये भी एरर है, ज़रूरी नहीं है कि वही वैल्यू उसकी आ जाए। अब थर्ड वन जो है वो है ग्रास एरर, यानी 3 बड़े किस्म है एरर्स की इस सेकंड क्लासिफिकेशन में। पहला था रैंडम, दूसरा था सिस्टमेटिक, तीसरा है ये है ग्रास एरर। और फिर ये जो 4 किस्में हमने पढ़ी है, हमने सिस्टमेटिक एरर्स की पढ़ी है, पर्सनल एरर्स, मेथोडिक एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऑपरेशनल एरर्स। अब ग्रास एरर क्या है, दीज एरर्स आर लार्ज इन मैग्नीट्यूड एंड काज ड्यू टू एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट की वजह से प्रोड्यूस होंगे। जो ग्रास एरर्स है, जब कोई बंदा एक्सपेरिमेंट करता है उसमें खुदा न खास्ता कोई उससे एक्सीडेंट हो जाता है, यानी इंटेंशनली वो नहीं करता, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो एरर आ जाएगी वो ग्रास एरर कहलाएगी और इसकी मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होती है। Therefore, these are also called accident, इसको एक्सीडेंटल एरर्स भी कहा जाता है। अब एक्सीडेंटल एरर्स क्या एक्सीडेंट हो सकती है, बम्पिंग हो सकती है, बम्पिंग के ज़रिए कोई सोल्यूशन से उसके अमाउंट गिर सकती है। ब्रेकिंग और क्रैकिंग ऑफ ग्लासवेयर, ग्लासवेयर को इस्तेमाल करते हुए अगर उसमें वो ब्रेक हो जाता है या उसमें क्रैकिंग आ जाती है तो सोल्यूशन या जो रिजेंट है वो ज़ाया हो सकता है। एडिशन ऑफ एक्सिस रिजेंट देन नॉर्मल, फॉर एग्जांपल जब हम प्रेसिपिटेशन कर रहे होते हैं तो उसमें हम रिजेंट को ऐड करते हैं स्लोली, और जब हम हाथ से ज़्यादा उसको ऐड करेंगे एक्सिस रिजेंट एडिशन, तो उससे भी उसकी कंसंट्रेशन, उसकी वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, यानी एरर काज हो जाती है, तो इसको ग्रास एरर कहा जाता है। जो थर्ड क्लासिफिकेशन है ये असल में सिस्टमेटिक एरर्स की है कि सिस्टमेटिक एरर्स को हम कांस्टेंट एंड प्रोपोर्शनल एरर्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। कांस्टेंट एरर वही एरर होता है जो कांस्टेंट रहता है
विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ द सैंपल, यानी साइज ऑफ द सैंपल के साथ इसमें चेंज नहीं होती, कांस्टेंट वो कांस्टेंट रहेगी। अब जब जो कांस्टेंट एरर है इसमें एब्सोल्यूट एरर कांस्टेंट रहती है एंड रिलेटिव एरर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल जब हम प्रेसिपिटेट को वॉश करते हैं तो वॉशिंग में कुछ प्रेसिपिटेट ज़ाया हो जाती है, तो लॉसिंग ऑफ द प्रेसिपिटेट ड्यूरिंग वॉशिंग और ड्यूरिंग वॉशिंग ये कांस्टेंट एरर की एग्जांपल है। Suppose that 0.5 milligrams of precipitate is lost during washing with 200 ml of washing liquid। जब हम किसी प्रेसिपिटेट को 200 ml से लेट सपोज हम वॉश करेंगे तो उसमें 0.5 मिलीग्राम ज़ाया हो जाता है, वॉशिंग के साथ वो बह जाता है। अब ये एरर है 0.5 मिलीग्राम, ये एरर है और ये एब्सोल्यूट एरर है इन द अमाउंट में। दिस अमाउंट विल रिमेन कांस्टेंट इफ यू वॉश 500 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, अगर हम प्रेसिपिटेट के 500 मिलीग्राम को वॉश करेंगे या 100 मिलीग्राम को वॉश करेंगे या 50 मिलीग्राम को वॉश करेंगे तो इन तीनों केसेस में जो लास्ट अमाउंट होगी वो 0.5 मिलीग्राम रहेगी। तो ऐसे एरर को कहा जाएगा कांस्टेंट एरर, क्योंकि ये एरर अमाउंट ऑफ द सैंपल पर डिपेंड नहीं करती। अगर सैंपल की अमाउंट यानी प्रेसिपिटेट की अमाउंट कम हो या ज़्यादा, सब में 0.5 मिलीग्राम लास्ट होगी। बट द रिलेटिव एरर विल बी ग्रेटर फॉर स्मॉलर अमाउंट ऑफ द प्रेसिपिटेट, लेकिन जो रिलेटिव एरर है वो ज़्यादा हो जाएगा जब अमाउंट हम कम रखेंगे। यानी 500 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम दोनों के लिए जो एब्सोल्यूट एरर है वो 0.5 मिलीग्राम रहेगी, लेकिन 100 मिलीग्राम के लिए रिलेटिव एरर की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको हम यहाँ पर कर सकते हैं, रिलेटिव एरर बराबर होता है 0.5 डिवाइड बाई 500 मल्टीप्लाइड बाई 100 फॉर द फर्स्ट सैंपल। तो इससे परसेंटेज में 0.1% वैल्यू आ जाएगी। अगर हम 100 मिलीग्राम की सैंपल ले ले, प्रेसिपिटेट ले ले, तो उसके लिए फिर रिलेटिव एरर जो है वो 0.5% के बराबर आ जाएगा। तो 100 मिलीग्राम के लिए रिलेटिव एरर 0.5% है, 500 मिलीग्राम के लिए रिलेटिव एरर 0.1% है। तो जब हम अमाउंट बढ़ाएंगे अब द सैंपल की प्रेसिपिटेट की तो रिलेटिव एरर कम होती है, और जब हम उसकी अमाउंट कम करते हैं तो रिलेटिव एरर ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन दोनों केसेस में जो एब्सोल्यूट एरर है वो सेम रहेगी, दोनों केसेस में एब्सोल्यूट एरर 0.5 है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है कि कांस्टेंट एरर वही एरर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड सैंपल की अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन इसकी जो रिलेटिव एरर होती है वो डिक्रीज या इंक्रीज हो जाएगी विद साइज ऑफ द सैंपल। अब जो प्रोपोर्शनल एरर है ये कांस्टेंट एरर का अपोजिट है। प्रोपोर्शनल एरर में जो मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द साइज ऑफ द सैंपल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द साइज ऑफ द सैंपल। यानी साइज ऑफ द सैंपल के साथ जो एरर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है उसको हम कहेंगे प्रोपोर्शनल एरर। अब जब ये इंक्रीज या डिक्रीज होगी विद द साइज ऑफ द सैंपल तो इसकी रिलेटिव एरर कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, यानी जो कांस्टेंट एरर है उसमें एब्सोल्यूट एरर कांस्टेंट रहती है, रिलेटिव एरर चेंज हो जाती है, और इसमें एब्सोल्यूट एरर चेंज हो जाती है और रिलेटिव एरर कांस्टेंट रह जाती है। अब अगर एग्जांपल हम ले लें कि जब कोई सैंपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसमें सोडियम कार्बोनेट इम्प्योरिटी है, तो इम्प्योरिटीज जितनी भी होती है सब्सटेंसेस में ये असल में प्रोपोर्शनल एरर्स काज करती है। अब जब हम 5 ग्राम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की तो इसमें 0.1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये इसमें इम्प्योरिटी है। ठीक है, अगर किसी बाटल में किसी लेबॉरेटरी में सोडियम हाइड्रोक्साइड पड़ा हुआ है, जब हम उससे 5 ग्राम लेंगे तो 5 ग्राम में 0.1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट आ जाती है, ये इसमें इम्प्योरिटी होती है। जब हम 10 ग्राम लेंगे तो इम्प्योरिटी फिर इसमें आ जाएगी 0.2 ग्राम्स। जब हम सैंपल के साइज को डबल करेंगे तो उसकी जो इम्प्योरिटी है वो भी डबल हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि इस काइंड ऑफ एरर को हम कहेंगे प्रोपोर्शनल एरर, क्योंकि ये साइज ऑफ द सैंपल के साथ इंक्रीज हो जाती है, लेकिन इसकी जो रिलेटिव एरर होगी वो कांस्टेंट रहती है। तो इसको आप मालूम कर लो। पहले केस में 0.1 ग्राम जो है वो इम्प्योरिटी है, एरर है, उसको हम डिवाइड करेंगे 5 ग्राम पर मल्टीप्लाइड बाई 100 तो 2% इसमें रिलेटिव एरर आ जाता है। जब हम 10 ग्राम्स लेंगे तो इसमें एरर भी इंक्रीज हो जाता है 0.2 ग्राम, तो 0.2 को हम फिर 10 पर डिवाइड करेंगे
और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2%। तो आप लोग देख लो, दोनों केसेस में एब्सोल्यूट एरर मुख्तलिफ है लेकिन रिलेटिव एरर सेम है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।